बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो हमने पिछली वीडियो दी उसके अंदर एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस देखा था सीमाफोर का। और हमने देखा कि एक मिस्टेक करने पे हमारा तमाम प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गए। तो अभी इसी चीज़ को समझने के लिए कि आपको ये वेट और सिग्नल्स की कॉल का ऑर्डर जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन सही तरह से पता चल जाए, हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज़ करें कि आपके पास दो सीमाफोर के वेरिएबल हैं, सीमाफोर ए और इसी तरह सीमाफोर बी। ये दो सीमाफोर के वेरिएबल हैं। आपको पता है ए के अंदर भी दो फील्ड हैं, ए डॉट वैल्यू के नाम से एक फील्ड है और इसे आप अज्यूम कर लें ये इनिशियली 1 था, और बी के अंदर जो फील्ड है उसको आप अज्यूम कर लें ये इनिशियली 0 था। और इसी तरह एक ए की अपनी क्यू होगी, उसके अंदर भी इनिशियली कुछ भी नहीं है, और इसी तरह बी की अपनी एक क्यू है और उसके अंदर भी इनिशियली कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि आपके पास दो प्रोसेस हैं पी जीरो क्या करता है कि वेट की कमांड एग्जीक्यूट करता है, वेट ए, ठीक है। उसके बाद ये क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, या क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ें, यहाँ पे आपने सिंपल स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है प्रिंट 1। और उसके बाद ये सिग्नल की कमांड देता है किसको, बी को। अब दूसरी साइड पे प्रोसेस P1 है, वो क्या करता है, वो वेट की कमांड है एग्जीक्यूट करता है बी के लिए। उसके बाद ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है 0, और उसके बाद ये सिग्नल की कमांड दे देता है ए को, और ये उसके बाद एग्जीक्यूशन फिनिश कर देता है। अभी आपको चूँकि सीमाफोर के बारे में पता है, आपको ये भी पता है कि इनकी क्यूज़ क्या हैं और इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये कैसे अपडेट हो रही हैं। वेट की कमांड क्या करती है, वेट की कमांड इस वैल्यू को चेक करती है, अगर ये 1 है तो इसको 0 कर देती है और प्रोसेस नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। और अगर ये 0 है तो फिर ये क्या करती है, प्रोसेस को क्यू में ऐड करती है और स्लीप मोड में डाल देती है। जबकि सिग्नल की कमांड क्या करती है कि सिग्नल की कमांड देखती है कि अगर हमारी क्यू एम्प्टी अगर है तो इसकी वैल्यू को 1 कर देगी या +1 कर देगी, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो जो भी क्यू के अंदर प्रोसेस पड़ा होगा उसको रिमूव करेगी और एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट करवा देगी। ये मतलब इनकी कमांड्स हैं। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर सीमाफोर के क्वेश्चंस में से, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि भाई आप ये बताएं कि ये आपके पास दो प्रोसेस हैं तो पॉसिबल आउटपुट्स क्या हो सकती हैं, या इसकी जो पहली आउटपुट होगी वो क्या होगी, ठीक है। यानी 1 होगी पहली आउटपुट या 0 होगी, यानी पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी या पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपने ये बताना है। अब आपको ऑर्डर का नहीं पता कि पहले P0 एग्जीक्यूट होता है या P1 एग्जीक्यूट होता है, तो हम देख लेते हैं कि दोनों तरह से पहले P0 को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं आउटपुट क्या मिलती है, फिर हम P1 को पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं आउटपुट क्या मिलती है। P0 एग्जीक्यूट होगा, वेट वाली कमांड ए डॉट वैल्यू को चेक करती है। ए डॉट वैल्यू जो है वो आपको पता है क्या है, इनिशियली 1 है, तो ये क्या करेगी, इसकी वैल्यू को चेंज करके 0 कर देगी और नेक्स्ट लाइन आउटपुट पे आपके सामने प्रिंट हो जाएगी और वो है क्या, 1। उसके बाद सिग्नल की कमांड भेज दी जाएगी कि बी को एग्जीक्यूट करो। तो उस टाइम पे चूंकि बी वाली प्रोसेस क्यू भी एम्प्टी पड़ी हुई है, ए डॉट एल वाली भी एम्प्टी पड़ी हुई है, तो ये क्या करेगा कि बी डॉट वैल्यू जो है उसको 1 कर देगा, ठीक है। अब P1 अगर एग्जीक्यूट होता है तो वो देखेगा कि B की वैल्यू क्या है, अगर तो वो 1 होगी तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर 0 होगी तो वो क्या करेगा, इसको B की क्यू के अंदर डाल देगा प्रोसेस को। लेकिन चूंकि ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है इस प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने के बाद, तो ये अपनी वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा और ये आपको स्क्रीन पे 0 प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा। ये सीक्वेंस किस केस में है कि पहले P0 एग्जीक्यूट हुआ फिर P1 एग्जीक्यूट हुआ। अब हम दूसरा सपोज करते हैं कि पहले P1 अगर एग्जीक्यूट होता है, ये इनिशियल कंडीशंस वही है कि A डॉट वैल्यू 1 है, B डॉट वैल्यू 0 है। तो अब देखो कि P1 अगर एग्जीक्यूट होता है तो वेट ये वाला इस कमांड पे आएगा, ये क्या चेक करेगा, B डॉट वैल्यू क्या है। B डॉट वैल्यू अगर 1 हुई तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और अगर 0 हुई तो फिर ये वेट के अंदर चला जाएगा प्रोसेस। तो अब क्या है कि B डॉट वैल्यू इनिशियली आपकी 0 है, तो ये प्रोसेस आपका क्यू में चला जाएगा
P1 आपका क्यू में चला जाएगा और ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुक जाएगी, मतलब स्लीप हो जाएगा। अब P नॉट एग्जीक्यूट होगा, P नॉट एग्जीक्यूट होगा तो वो A की वैल्यू को चेक करेगा, A की वैल्यू 1 थी तो P ये अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। जब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आएगा तो ये स्क्रीन पे 1 आपको प्रिंट करवा देगा। उसके बाद ये सिग्नल की कमांड बी को दे देगा। अब सिग्नल की कमांड जब बी को जाएगी तो बी सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। क्यू एम्प्टी नहीं है क्योंकि क्यू में एक प्रोसेस पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को रिमूव करेगा और उसके बाद ये अपनी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो स्क्रीन पे आपको 0 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो इससे आपको आई होप कि ये वेट और सिग्नल्स की कमांड की एग्जीक्यूशन भी समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ गया होगा कि सीमाफोर वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ सिचुएशन में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है हम 2, 3, 4, 10, 20 जितने भी सीमाफोर वेरिएबल यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। सीमाफोर वेरिएबल यूज़ करके हम एक्चुअली एक ऑर्डर पूरा डिफाइन कर देते हैं कि भाई इस ऑर्डर के अंदर प्रोसेस या इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा सीमाफोर के वेरिएबल से रिलेटेड। अभी आपके सामने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं रखता हूँ जिस प्रॉब्लम को बड़ी फेमस प्रॉब्लम है और इसका नाम है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ठीक है, ये बेसिकली हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं और अब हम इस प्रॉब्लम को पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हम देखेंगे कि अगर हम सीमाफोर को यूज़ करके इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या इश्यूज़ मिलते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम यह थी कि आपके पास 4 फिलोसोफर हैं, P0, P1, P2। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर गुजारा कर लेते हैं। P0, 1, 2 और 3 ये 4 फिलोसोफर हैं और ये एक टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं और इस टेबल पे कोई डिश पड़ी हुई है जैसे कि राइस वगैरह, ये उसे खाना चाह रहे हैं। लेकिन अब इनके पास रिसोर्स क्या अवेलेबल है कि इनके पास फोर्क्स पड़ी हुई हैं, F0, F1, मतलब ये एक फोर्क है, ये दूसरी फोर्क है, ये F2 तीसरी फोर्क है, ये F3 चौथी फोर्क है, ये 4 फोर्क है। और खाने का सीक्वेंस क्या है इनका कि जिस फिलोसफर एक टाइम पे दो कामों में से एक काम कर सकता है, या तो वो खा रहा होगा या वो सुकून से बैठा कुछ सोच रहा होगा। तो सीक्वेंस क्या है कि अगर किसी ने फिलोसफर ने कुछ खाना है, ईटिंग का सीक्वेंस क्या है जी इनका, पहले स्टेप पे क्या करेगा, पिक लेफ्ट फोर्क, फिर क्या करेगा, पिक राइट फोर्क, तीसरे नंबर पे क्या करेगा, ईट, चौथे पे क्या करेगा, रिलीज या पुट लेफ्ट फोर्क, पांचवें नंबर पे क्या करेगा, पुट राइट फोर्क। ये एल्गोरिदम के 5 स्टेप्स हैं। जिस भी फिलोसफर को भूख लगी है, उसने खाना खाना है, तो वो क्या करेगा जी, फर्ज किया अगर P0 की बात करें, वो पहले अपनी लेफ्ट फोर्क को पिक करेगा, फिर राइट फोर्क को पिक करेगा, फिर उसके बाद वो उसने ईटिंग करनी है, जो कुछ भी वो करेगा, उसके बाद वो पहले लेफ्ट फोर्क को रिलीज करेगा, ठीक है, फिर राइट फोर्क को रिलीज करेगा और दोबारा से बैठ जाएगा। जिस फिलोसफर ने भी खाना खाना हुआ या चावल या जो भी मतलब डिश है उसने खानी हुई, तो वो हमेशा पहले लेफ्ट को पिक करेगा, फिर राइट को पिक करेगा, फिर खाएगा, फिर पहले लेफ्ट को रखेगा, फिर राइट को रखेगा और फिर आइडल हो जाएगा। ये तरीका है। मतलब 4 फिलासफर हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी फिलासफर हैं वो अगर खाना चाह रहे हैं और उनके पास फोर्क्स पड़ी हुई हैं, तो ये एक एल्गोरिदम है उनके खाने के लिए। अब इसको आपने सीमाफोर से इम्प्लीमेंट करना है, तो आप अज्यूम करें ये जितनी फोर्क्स हैं ये आपके सीमाफोर वेरिएबल हैं, ठीक है। तो 4 फोर्क्स हैं तो आपके 4 सीमाफोर वेरिएबल हो जाएंगे, जैसे जिन्हें आप कह लें F0, F1, F2, F3, ये 4 सीमाफोर वेरिएबल हैं और आपके पास 4 फिलोसफर हैं P0। बल्कि इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, P0,
P1, P2 और P3, ये 4 हैं। अब जिस फिलोसफर ने भी खाना खाना है वो क्या करेगा, पहले लेफ्ट वाली फोर्क उठाएगा, फिर राइट वाली उठाएगा, फिर खाएगा, और इसके बाद दोबारा पहले लेफ्ट वाली रिलीज करेगा, फिर राइट वाली। P0 ने करना है तो वो ऐसे करेगा, P1 ने करना है वो भी ऐसे ही करेगा, P2 ने करना है वो भी ऐसे ही करेगा, P3 ने करना है तो वो भी ऐसे ही करेगा। सॉरी, ठीक है, ये मतलब समझ आने वाली चीज़ है कि इसमें ऐसी कोई अभी तक साइंस नहीं आई जिसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है, 4 प्रोसेस हैं और उनको आपने ये 4 फोर्क्स असाइन करनी है, और ये एल्गोरिदम आपने सीमाफोर को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है कि आप P0 के लिए जो कोड लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, वेट एफ ऑफ आई। एफ ऑफ आई क्या होगा, 0 होगा, या मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको बाद में हम जेनेरिक बनाएंगे। फिर हम कहते हैं वेट एफ ऑफ 1। वेट का क्या मतलब है कि पहले अगर ये इसकी वैल्यू ये अवेलेबल है तो पहले इसको एक्वायर करो, फिर उसके बाद इसको एक्वायर करो, फिर उसके बाद अपना ईट करो। ईट आप समझ लें कि ये क्रिटिकल सेक्शन है, क्योंकि राइस को सारों ने खाना है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन है ये आपका। तो क्रिटिकल सेक्शन इसको लिख लें। फिर उसके बाद आप कहते हैं सिग्नल एफ ऑफ 0। फिर इसके बाद आप कहते हैं सिग्नल एफ ऑफ 1, और उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। ये मतलब हो गया एक प्रोसेस के लिए। अब सेम यही कहानी आपने लिखनी है बाकी सारे प्रोसेस के लिए भी। P1 के लिए वेट आप करवाएंगे किसको जी, एफ ऑफ 1। फिर इसी तरह वेट करवाएंगे एफ ऑफ 2 को। फिर क्रिटिकल सेक्शन इसका आएगा, फिर इसी तरह सिग्नल आप देंगे एफ ऑफ 1 को, फिर इसी तरह सिग्नल आप देंगे एफ ऑफ 2 को, और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका नया जो प्रोसेस है P2, उसका भी सेम सीक्वेंस होगा, वेट एफ ऑफ 2, वेट एफ ऑफ 3, क्रिटिकल सेक्शन, और उसके बाद सिग्नल एफ ऑफ 2, सिग्नल एफ ऑफ 3, और फाइनली आपका हो जाएगा P3। उसमें भी आप पहले वेट करवाएंगे एफ ऑफ 3, फिर वेट करवाएंगे एफ ऑफ 0 को, क्योंकि 3 का एक लेफ्ट अगर एफ ऑफ 3 है तो राइट उसकी दोबारा से एफ ऑफ 0 बन जाती है। फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन है, फिर इसी तरह आप सिग्नल करवा देंगे एफ ऑफ 3, सिग्नल एफ ऑफ 3 हो गया, फिर इसी तरह सिग्नल एफ ऑफ 0। तो अब आप देखें कि ये आपने सीमाफोर वेरिएबल थे, 4 वेरिएबल F0, 1, 2, 3, इनको यूज़ करके आपने ये डायनेमिक फिलोसफर को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उसके बाद अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आपने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है। आपको मतलब एग्जीक्यूशन ऑर्डर इसीलिए पहले मैंने समझाया था कि वेट और सिग्नल का एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या है। अज्यूम कर लें कि ये सारे सीमाफोर इनिशियली 1 पे सेट थे, मतलब जब फोर्क अवेलेबल है तो ये उसकी वैल्यू 1 पे सेट थी। अब देखें P0 क्या करेगा, सबसे पहले इसको उठाएगा, इसकी वैल्यू 1 कर देगा, 0 कर देगा, इसको उठाएगा, इसकी वैल्यू 0 कर देगा, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा, फिर दोबारा से इसकी वैल्यू सिग्नल करेगा, तो सिग्नल के बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। ये अगर एक प्रोसेस का पूरा एग्जीक्यूशन ऑर्डर है। अभी सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन
इस केस में हमारे पास गारंटेड है या नहीं है। तो अगर ये तरतीब से सारे एग्जीक्यूट हों तो फिर तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन चलती है, यानी ये जीरो, ये पहले इसको उठाए फिर इसके बाद इसको उठाए, उसके बाद ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए। अब अगर प्रीएम्पशन हो जाती है तो ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहेगा तो ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि FF2 भी अवेलेबल था, FF3 भी अवेलेबल था, तो ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर प्रीएम्पशन हो जाती है तो ये FF3 चूंकि इसने ऑक्युपाई किया हुआ है तो ये यहाँ से आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में ये नहीं जा सकता। तो यानी एक टाइम पे आपके दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपकी गारंटेड नहीं है। उसके बाद आपकी रह जाती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस बेसिकली क्या है कि अगर कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो वो किसी दूसरे प्रोसेस को अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोक दे तो आप कहते हैं कि ये प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं हुई। और अगर कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और दूसरा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है तो आप कहते हैं ये प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है। अब अगर सपोज करें कि इसने इन तमाम फिलोसफर जितने भी थे इन्होंने अपने लेफ्ट फोर्क को उठा लिया, ठीक है, इन चारों ने अपने लेफ्ट फोर्क्स उठा लिए, अब राइट फोर्क किसी का भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है लेकिन कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में जा भी नहीं सकता, तो इस वजह से प्रोग्रेस आपकी नहीं होती, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी नहीं है, और बाउंडेड वेटिंग आपका वो सेटिस्फाई होता है, क्योंकि बाउंडेड वेटिंग आपका क्यू की वजह से सेटिस्फाइड है। जब भी कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो उसके बाद दूसरा जो भी प्रोसेस होगा वो क्यू में वेट कर रहा होगा, तो फिर जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती तो जिस प्रोसेस ने पहली दफ़ा अपने क्रिटिकल सेक्शन में गया था वो दोबारा से अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, तो बाउंडेड वेटिंग इसमें गारंटेड है। ये आपका मतलब डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम के अंदर जो नॉर्मली अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने यहाँ पे आएगी, डेडलॉक। ये जो स्पेशली प्रोग्रेस वाले केस में थी, डेडलॉक कब होती है, जिस तरह इन सब फिलोसोफर ने अपनी लेफ्ट फोर्क उठा लिए, P0 ने इसको उठा लिया, P1 ने इसको उठा लिया, P2 ने इसको उठा लिया, P3 ने इसको उठा लिया, लेकिन इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए ये अपना राइट फोर्क चाहिए, और राइट फोर्क तो ऑलरेडी ऑक्युपाई किया हुआ है इस P1 ने, तो ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए अपना राइट चाहिए लेकिन वो तो P2 ने ऑक्युपाई किया हुआ है, ये भी ब्लॉक हो जाएगा। P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए अपना राइट फ्लो फोर्क चाहिए लेकिन वो तो ऑलरेडी P3 ने एग्जीक्यूट किया हुआ है ऑक्युपाई, तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा। और P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए अपना दूसरा फोर्क चाहिए और वो ऑलरेडी P0 ने ऑक्युपाई किया हुआ है, तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये वो स्टेट है जिसे आप कहते हैं सर्कुलर वेटिंग। यानी अगर आप इन डायनेमिक फिलोसफर्स को देखें तो ये P0 ने इसको ऑक्युपाई किया हुआ है लेकिन ये इसको की वजह से ब्लॉक है, इसने इसको ऑक्युपाई किया हुआ है लेकिन ये इसकी वजह से ब्लॉक है, इसने इसको ऑक्युपाई किया हुआ है लेकिन ये इसकी वजह से ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि इसने इसको ऑक्युपाई किया हुआ है लेकिन ये इसकी वजह से ब्लॉक है। तो ये आप जो जितने भी फिलोसफर हैं इसे खाने के लिए इसका इंतज़ार है कि ये जब ये फॉर्क फ्री करके रखेगा तो मैं खाऊंगा, इसे खाने के लिए इसका इंतज़ार है कि ये फॉर्क फ्री होके छोड़ेगा तो मैं खाऊंगा, इसे खाने के लिए इसका इंतज़ार है कि ये फॉर्क फ्री हो तो फिर मैं खाऊं, और इसे खाने के लिए इसका इंतज़ार है कि ये फॉर्क फ्री हो तो मैं खाऊं। तो ये जो कंडीशन है ये बेसिकली एक सर्कल बन रहा है इनका वेटिंग का, तो इस कंडीशन को आप कहते हैं सर्कुलर वेट, ठीक है। ये एक कंडीशन है जो जिसमें एक कोई प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे प्रोसेस को देख रहा होता है, दूसरा तीसरे को देख रहा है, तीसरा चौथे को, और आखिरी वापस पहले को देख रहा है। तो एट द एंड आपका कोई प्रोसेस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपका सिस्टम स्टक हो जाएगा और आप कहते हैं कि आपका सिस्टम किस कंडीशन में चला गया, डेडलॉक के अंदर चला गया, ठीक है। अभी अगर आप इस पूरे प्रोसेस को बड़े गौर से एनालाइज करें तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये डेडलॉक खत्म हो जाए, कि हम इस डेडलॉक से बच जाएं इस पूरे केस के अंदर।
मतलब ये जो आपने एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया हुआ है इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ चेंज की जाए कि ये डेडलॉक से बचा जा सकता है। तो उसका जो जवाब है वो ये है कि आप इन चारों में से इनका सीक्वेंस यही है ना कि 0 1 पहले पिछला और उसके बाद नेक्स्ट हुआ, पिछला और उसके बाद नेक्स्ट हुआ, पहले मतलब प्रीवियस को एक आपने ऑक्युपाई किया फिर नेक्स्ट को किया, प्रीवियस और नेक्स्ट, मतलब ये इसका सीक्वेंस था। तो आप किसी एक जगह पे सीक्वेंस उलट कर दें, मतलब आप यहाँ पे कह दें कि पहले 2 को भी ऑक्युपाई करो फिर 1 को ऑक्युपाई करो, तो अब इस केस में डेटा खत्म हो जाएगी। यानी आपका एटलीस्ट एक प्रोसेस बीच में ऐसा निकल आएगा कि जो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जब एक प्रोसेस कर देगा तो उसकी फिनिश होने पे दूसरा प्रोसेस कर लेगा, फिर तीसरा कर लेगा, चौथा कर लेगा, आपकी डेडलॉक खत्म हो जाती है। चाहे आप P1 को करें, चाहे P0 को करें, 2 को करें, 3 को करें, तो आप इनमें से किसी एक का एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है ना वो चेंज कर दें। जिस तरह हम अगर कहते हैं हमने P2 का एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है ना वो चेंज कर दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, आपका ये सर्कुलर वेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे, अब देखें कि ये जो P1 था, सॉरी P0 ने लेफ्ट वाला भी ऑक्युपाई कर लिया है, राइट वाला भी ऑक्युपाई कर लिया है। अब P1 है, P1 सबसे पहले क्या करेगा, अपना राइट वाला ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये P1 की तरह मतलब P2 इसने ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन P इसका सॉरी F2 ऑक्युपाई कर लिया है। ये F0 था, ये F1 था, ये F2 था और इसके बाद आपका F3 है। तो P1 ने F2 को ऑक्युपाई कर लिया है, लेकिन F1 उसके लिए अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट आएगा P2 आएगा, ये वाला प्रोसेस, ये P2 को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं कर सकता इसको। तो जब ये इसी को ऑक्युपाई नहीं कर सकता तो ये नेक्स्ट लाइन पे जा ही नहीं सकता, तो ये रिसोर्स आपका फ्री पड़ा रहेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका होगा प्रोसेस, वो इस रिसोर्स को ऑक्युपाई कर लेगा और दूसरा रिसोर्स जो इसको चाहिए वो ये पड़ा हुआ है, तो ये इसको ऑक्युपाई कर लेगा और ये अपनी एग्जीक्यूशन कर देगा फिनिश। ये भी अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर सकता है। तो मतलब ये जैसे ही एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा ये रिसोर्स रिलीज हो जाएगा, उसके बाद ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा तो ये रिसोर्स रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद P2 जो है ना अपनी एग्जीक्यूशन उसके लिए ये भी अवेलेबल होगा, ये भी अवेलेबल होगा, ये भी अपनी फिनिश कर लेगा और फाइनली ये भी अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा। यानी एक छोटी सी आपने चेंज की कि इन का जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर था उसमें एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो आपके पास डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो गई है, या डेडलॉक अवॉइड कर लिया आपने, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम थी ये अच्छी तरह से समझ आ गई है कि कैसे डाइनिंग फिलोसफर्स जो है वो अगर ईटिंग करना चाह रहे हैं तो सीमाफोर्स के ज़रिए आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे उनका जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो डेडलॉक आपके पास अकर हो जाती है। डेडलॉक की वजह से आपका सिस्टम पूरा रुक जाता है, और कैसे आप इस डेडलॉक से बच सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ एक प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है उसको उल्टा कर देना है। तो जब आप उसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस उल्टा कर देंगे तो फिर वहाँ पे सर्कुलर वेट की कंडीशन ख़त्म हो जाती है और आपका डेडलॉक ख़त्म हो जाता है। तो इससे रिलेटेड मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट करेंगे। डेडलॉक के बारे में थोड़ी डिटेल से देखेंगे कि डेडलॉक की बेसिक कंडीशंस क्या हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट हो तो डेडलॉक हो जाती है, और कैसे डेडलॉक को ख़त्म किया जा सकता है। तो डेडलॉक से रिलेटेड मज़ीद जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।